नमस्ते साथियों, कल हमने अपनी लास्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसके अंदर हमने वो एक टॉपिक पढ़ा था, वो ये था अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, कि अष्टफलकीय संकुलों में जो डी कक्षक है वो किस प्रकार से विभाजित होते हैं। और उसका ये डायग्राम हमने कल की क्लास में इसको यहाँ से कंप्लीट किया था। 2 मिनट लगते हैं, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद आज ही क्लास में हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रबल लिगेंड कौन है और दुर्बल लिगेंड कौन है। और दूसरा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ। समझना क्या था कि डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं? आपके 5 कक्षक होते हैं। तो पहले 5 कक्षकों को आपको क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। तो डी में कक्षक कितने बनाते हो? 5। और देखो नाम का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको लिख लिया करो X, Y और Z। तो पहले हमने क्या ले लिया? तो DXY, फिर क्या ले लिया आपने? DYZ, फिर क्या ले लिया आपने? DZX। तो 2 सब आ गए एक बार। अब इसके बाद ये कितने हुए? 3। इसके बाद नेक्स्ट डी कक्षक बनाना हो तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो DX स्क्वायर Y स्क्वायर, DX स्क्वायर Y स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या बच गया? Z, तो इसका कर दिया DZ स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी कि D के 5 कक्षक होते हैं। इन 5 कक्षक को मैंने यहाँ पे बना दिया DXY, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब होता क्या है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन अपने माइंड में होता है कि एक तो इसकी लैंग्वेज हम किस प्रकार से लिखें और उसको हमें किस प्रकार से याद करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो आप बना लोगे। अब आपको याद क्या करना था वो समझना है कि ये जो डी के 5 कक्षक होते हैं, इन 5 में से ये जो शुरुआत के 3 जो मैंने यहाँ लिखे समझना, DXY, DXY, DYZ और DZX। और 2 कौन से होते हैं? DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। आपको ये समझना है कि ये दोनों कक्षक कौन से? DX स्क्वायर और Y स्क्वायर होते हैं। ये दोनों कक्षक कहाँ स्थित होते हैं? अक्ष पर। मतलब इन डी कक्षकों की जो पालियाँ होती हैं, लूप होते हैं, जो आप डी कक्षक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से आप बनाते हो, ये जो पालियाँ होती है वो कहाँ होती है? अक्ष पर होगी। तो इन डी कक्षकों की जो पालियाँ होती है वो कहाँ होती है? अक्ष पर होती है। और इन डी कक्षकों की जो पालियाँ होती है वो अक्षों के मध्य होती है। क्लियर होगी कि इन दोनों की पालियाँ अक्ष पर होती है और इनकी पालियाँ होती है अक्षों के मध्य। इन डी कक्षकों की जो पालियाँ होती है इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता। अब होता क्या है कि अष्टफलकीय संकुलों की जब आप आकृति बनाते हो तो इस प्रकार से आकृति बनती है। और यहाँ पर जो केंद्रीय धातु होता है वो 6 लिगेंडों से घिरा होता है। कितने लिगेंडों से घिरा होता है? 6 लिगेंडों। मतलब अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंडों से घिरा होता है। जब ये लिगेंड, सबसे विशेष अष्टफलकीय संकुलों में जब ये लिगेंड है वो किसकी तरफ जाएंगे? केंद्रीय धातु की ओर जाते हैं। तो अष्टफलकीय संकुलों में जब लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर जाते हैं तो अक्ष के अनुदिश जाएंगे। ये सदैव याद रखना, चतुष्फलकीय में इसका उल्टा होता है। तो अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। तो अक्ष के अनुदिश गति करेंगे तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर आएंगे तो ये कक्षक है उनके रास्ते में आएंगे, नहीं आएंगे बीच में। जब वो अक्ष की ओर आएंगे तो ये जो डी कक्षक है वो उनके सामने टकराएंगे। तो इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये उच्च ऊर्जा वाले, प्रतिकर्षण ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? EG। क्या देते हैं? EG। अब क्या होता है कि ये होते हैं अक्षों के मध्य से। तो जब लिगेंड इनके पास से गुजरेगा तो वो साइड से गुजर जाएगा। तो अक्षों के मध्य स्थित होने के कारण इनका प्रतिकर्षण कम होता है। अतः कम ऊर्जा वाले कौन से कक्षक? ये T2G कक्षक का निर्माण कर देते हैं। तो इसको हमने रिप्रेजेंट इसी प्रकार से किया कि ये बना लिया कि
पांचों डी कक्षक थे, तो गोली क्रिस्टल में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा लगभग बराबर मानी। जब लिगेंड इनकी ओर आ गया तो ये विपाटन होंगे, विभाजित होंगे। तो ये जो दो कक्षक जो उनके रास्ते में पड़ गए थे, अक्ष के अनुदिश हैं, उनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण ये उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक बना लिए, और ये अक्षों के मध्य होने से प्रतिकर्षण कम हुआ तो ये कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक बना लेते हैं। इसे बोलते हैं अष्टफल के संकुलों में डी कक्षक का विपाटन। डी कक्षक दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे अब विभाजित हो गया तो इन दोनों कक्षकों के मध्य की जो ऊर्जा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। इन दोनों कक्षकों के ईजी और T2G कक्षकों के मध्य की जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ एक डेल्टा ओ बराबर होता है 10 DQ। अब देखो ये बीच की सेंटर लाइन खींचते हैं तो 0.6 डेल्टा ओ ऊपर होता है और 0.4 नीचे की तरफ मानते हैं इसको। ये एनर्जी का मान है इनका। बस हमें ये डायग्राम, और जब अष्टफल के संकुलों में डी कक्ष का विपाटन कैसे होता है तो ये एनर्जी, ये डायग्राम आपको बना के आना होता है। अब एक चीज़ और, अगर परबल लिगेंड होगा तो परबल लिगेंड में मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो दोनों के मध्य, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परबल लिगेंड होने से ये विपाटन ज़्यादा होगा और दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन क्या होगा? कम होगा। अब समझना क्या होता है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं अष्टफल के संकुलों में, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, दूसरा यहाँ भरोगे, तीसरा यहाँ भरोगे। अब चौथे इलेक्ट्रॉन में कन्फ्यूजन होता है कि सर ऊपर भरेगा या इसमें जाएगा। सीधी सी बात है। तो अगर परबल लिगेंड है तो विपाटन ज़्यादा होगा, तो बीच की एनर्जी अंतराल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन यहीं नीचे रह जाएगा, पाँचवा चौथा यहाँ आएगा, पाँचवा यहाँ, छठा, फिर सातवां ऊपर जाएगा ये भरने के बाद। सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। फिर परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। लेकिन अगर मान लो लिगेंड कैसे आपके दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड है तो विपाटन कम होगा तो ऊर्जा अंतराल भी क्या होगा? कम होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब अंतराल कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाता, पाँचवा ऐसे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। समझ गए? अगर परबल लिगेंड है तो तरीका क्या रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। लेकिन दुर्बल लिगेंड है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। ये पता आपको होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को हम बोलते हैं प्रबल, उस श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के कुछ क्रम हमें वो याद करने। इसके पश्चात कि जो डी कक्षकों में जब इनका विपाटन होता है तो यहाँ एक तो एनर्जी होती है ये डेल्टा ओ, दूसरा कि एक ही कक्षक में जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाते, तो इनको रखने के लिए जो एनर्जी काम में ली जाती है उस एनर्जी को बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, और उसको मतलब पेयरिंग एनर्जी कही जाती है। युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? किसको? किससे? पी से। तो डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इन दोनों प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करता है, डेल्टा और पी। चलो इन दोनों की हम बात करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक की अपनी बातें हो चुकी थी, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं बेटा कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। क्या लिखा है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको। सीधी सी बात है कि लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कि लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित
करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है कि हमने क्या किया इसके अंदर कि पहली बात स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो जो लिगेंड है, लिगेंड को किसके आधार पे, उनकी प्रबलता के आधार पर, उनकी प्रबलता के आधार पर हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई, उस श्रेणी को हमने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और ये मैं लिख देता हूँ, उसी अकॉर्डिंग हमें ये याद करनी है। देखो इधर कि I माइनस, अब जो बढ़ते हुए क्रम के आधार पर तो निशानी आएगा, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। तो चार तो आपके हेलोजन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2। अब आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। H2 के बाद अगर हम लिखना चाहें तो अमोनिया, सॉरी लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं इसको, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, साइनाइड, और सबसे प्रबल हम किसको मानते हैं, कार्बोनिल। एक दो हो सकते कम, वैसे हमने ज़्यादा लिखा है, लेकिन इसको इतना आप याद कर लोगे तो अपने काम में चल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात था कि जब हमने कल सवालों को हल किया था तो हमने पढ़ा था कि प्रबल लिगेंड कौन सा होता है, दुर्बल लिगेंड कौन सा होता है। तो आपको ये याद करना है कि जो ऊपर वाली जो लाइन लिखी है वो तो सब हो गया आपके कौन से लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। यहाँ तक के तो हम क्या मानते हैं इनको, दुर्बल लिगेंड। यहाँ तक आपके H2O, C2O4 2 माइनस, OH माइनस, F, Cl, Br, I, इनको तो हम क्या मानते हैं, दुर्बल लिगेंड। और ये जो मैंने लिखा है नीचे वाली लाइन में, ये सब क्या आपके प्रबल लिगेंड है। और विशेषकर आप याद कर लेना कि सबसे प्रबल लिगेंड इनमें से हम सबसे प्रबल लिगेंड किसको मानते हैं, कार्बोनिल, फिर उससे कम साइनाइड, उससे कम एथिलीन डाइमीन, फिर अमोनिया, और फिर धीरे धीरे इनकी प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये याद होनी चाहिए कि हमने क्या स्टार्ट किया है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी मैंने आपके सामने लिख दी है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। तो अब हम आगे बात करें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। तो बेटा ये याद कर लेना कि प्रबल कौन से और दुर्बल कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके बाद को हम आगे बात करें यहाँ से कि इसी के आधार पर यहाँ से हमें समझना है जो टॉपिक में लिख रहा हूँ कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न दो प्रकार की, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। कितने प्रकार की ऊर्जाओं पे, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। नंबर एक तो आपने पढ़ी थी कौन सी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको हम वो लिखते हैं डेल्टा ओ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा है आपकी युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, पी से। युग्मन ऊर्जा का मतलब क्या है कि एक ही कक्षक में जब दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, युग्मन ऊर्जा। समझते जैसे ये एक कक्षक है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन सी कहलाती है, युग्मन ऊर्जा। अब आपको यहाँ ये समझना है कि डेल्टा पी
और युग्मन ऊर्जा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से। इसको हम बात करें चाहे तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, पाई से। कुछ किताबों में आपको पाई के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से समझ रहे हैं कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। कितने प्रकार की ऊर्जाओं पे, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। नंबर एक, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा हो, और दूसरा युग्मन ऊर्जा। अब सुनना मेरी बात, परबल लिगेंड होगा, मैंने आपको क्या बताया, कुछ चीजें समझनी है। परबल लिगेंड होगा तो विपाटन ज्यादा होगा, तो डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा होगा। डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा होगा। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, और युग्मन होगा तो निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता। तो यहां पे एक लाइन लिखनी है कि समझने के लिए कि परबल लिगेंड होने पर डेल्टा ओ का मान पी से अधिक होता है। क्या लिखा है, परबल लिगेंड होने पर डेल्टा ओ का मान पी से अधिक होता है, अर्थात डेल्टा ओ ग्रेटर देन क्या होगा, पी। तो अब क्या है कि विपाटन ज्यादा होगा तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, और युग्मन ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का आसानी से युग्मन हो जाएगा। अर्थात ये कंडीशन आता है निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। ये चीजें हम पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय संकुलों में, विशेष के बाद किसमें पढ़ रहे हैं, अष्टफलकीय संकुलों के अंदर ये बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो आगे, दुर्बल लिगेंड होने पर डेल्टा ओ का मान पी से कम होता है। दुर्बल लिगेंड होने पर डेल्टा ओ का मान पी से कम होता है, अर्थात डेल्टा ओ लेस देन पी होगा। अर्थात सीधी बात है, दुर्बल लिगेंड है तो विपाटन क्या हो गया, कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि वहाँ दूसरी बात इस पी का मान ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मन भी आसानी से नहीं हो पाएगा। अर्थात ये कंडीशन आता है उच्च चक्रण संकुल का निर्माण, उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। किसका होगा, उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। यहां से इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डी कक्षकों में, किसकी बात करें, डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो कितने प्रकार की एनर्जी पे, दो प्रकार की ऊर्जाओं पे निर्भर करता है। नंबर एक, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। नंबर एक, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ अष्टफलकीय संकुलों के लिए। नंबर दो, युग्मन ऊर्जा। परबल लिगेंड होने पर क्या होगा, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होगा। तो परबल लिगेंड होगा तो याद रखना है कि कौन सा चक्रण, निम्न चक्रण संकुल अर्थात आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होगा। लेकिन यदि कौन सा लिगेंड हो, दुर्बल लिगेंड हो, क्या हो, दुर्बल लिगेंड हो, तो डेल्टा ओ लेस देन पी होगा, और उस कंडीशन में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। अब देखो इसको ऐसे समझना आपको, और तो चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो बेटा, इसमें आगे हम समझते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो यहां से आप एक चीज समझनी है आपको, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं दोनों के लिए। परबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड होगा तो अंतर क्या आता है कि
अब देखो बेटा, आप सब जानते हो कि इनको हम क्या बोलते हैं, T2G नाम दे देंगे, ये भी T2G, ये भी T2G, ये इसको क्या बोल सकते हो आप, EG। अब सुनना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परबल लिगेंड के लिए, इधर हम बात करेंगे दुर्बल लिगेंड के लिए। किसके लिए? दुर्बल लिगेंड के लिए। अब सीधी बात है, परबल लिगेंड होगा तो विपाटन ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो परबल लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का मान P से क्या होगा, अधिक होगा। दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन क्या होगा, कम होगा। तो इस डेल्टा ओ का मान P से कम होगा तो डेल्टा ओ लेस देन P हो जाएगा। अब समझना, आपको डी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने, परबल लिगेंड है, दुर्बल है, तो बेटा सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे इसमें 1 2 3। तो पहले चाहे परबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो, दोनों में पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसे ही आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसे ही आएगा। तो D1 D2 D3, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब D4 की बात करते हैं। जैसे अगर चौथा इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो प्रॉब्लम यह है कि परबल लिगेंड में क्या था कि डेल्टा ओ का मान क्या हो गया, ज़्यादा। तो उसको चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए इसका जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो एनर्जी क्या है, डेल्टा ओ, और इसका मान ज़्यादा है तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कहाँ चला जाए, ऊपर। और P का मतलब होता है युग्मन ऊर्जा, तो उसके लिए युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन परबल लिगेंड के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, लेकिन दुर्बल लिगेंड है तो उसके लिए ये जो मान है वो क्या होगा, कम होगा, और P का मान ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन युग्मन होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जबकि इसका अंतराल कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब समझना, बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो बात थी परबल लिगेंड के लिए, जो परबल लिगेंड के लिए जैसे आप देखते हो T2G और EG, तो अगर यहाँ लिख दीजिए इसके लिए T2G EG, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन समान थे। चौथे इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर आया कि परबल लिगेंड में T2G में कितने आ गए, 4, EG में 0। लेकिन दुर्बल लिगेंड होगा तब संकुल की कंडीशन क्या होगी, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1। अब आप समझ गए, आगे वाले खुद कर सकते हो। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन है तो 5वां कहाँ आएगा, यहाँ पर, जबकि इसमें 5वां यहाँ पे जाएगा। कब, जब दुर्बल लिगेंड हो। इसमें 6ठा यहाँ आएगा। अब आप समझ गए, सब में एक एक हो गया, तो 6ठा इलेक्ट्रॉन इसमें तो ऐसे आएगा, लेकिन इसमें 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब इसमें अभी हो, तो इतनी कंडीशन समझ रहे तो आपको ये समझना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन 4 थे तो ये कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो T2G 5 EG 0, 6 होने पर T2G 6 EG क्या होंगे, 0 होंगे। जबकि इसमें क्या होगा, 5 होने पे T2G 3 EG 2, और 6 होने पे T2G में कितने हो गए, 4, और EG में कितने हैं, 2। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन, सीधी बात है, अब तो चाहे कितना कोई यहाँ तो 2 आ सकते थे। अब 7वां इलेक्ट्रॉन, सीधी बात है, अगर बढ़ना होगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो 7वां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा, 8 परबल लिगेंड के लिए, 8वां यहाँ पे, 9वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हो। और इसमें क्या होगा, 7वां यहाँ आएगा, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ। तो बिल्कुल समझ गए कि अगर आपको परबल लिगेंड दिया हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, दुर्बल लिगेंड दिया हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, वो मैंने बता दिया। आराम से क्लियर है। तो 4 5 कि शुरुआत के 3 में कोई अंतर नहीं है और 9वें 10वें में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर आता है 4 5 6, और अगर ये लिख देते, अगर 7वां इलेक्ट्रॉन बनना था तो 7वां कैसे भरा गया, इसमें एक T2G EG 8वां इलेक्ट्रॉन T2G EG, ये तो परबल के लिए। इनके लिए बात करें T2G EG, तो इसमें कैसे भरा गया 7वां इलेक्ट्रॉन, 6 इसमें और 1 इसमें था, तो 6 और 1, 8 में क्या था, इस 1 यहाँ पे, तो 6 और 2। इसमें कैसे था, पहले 3, 7वां इलेक्ट्रॉन 3 2 5, फिर 5 और 2
6 और 2, ये कंडीशन है। अब आगे के तो सेम होंगे, तो ये थे। तो एक सिंपल सा इसका ले लो कि किस प्रकार से प्रबल लिगेंड होने पर इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और दुर्बल लिगेंड होने पर इनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो मैंने समझा दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, और उसके बाद एक दिन की क्लास हो रहेगी और फिर ये अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है कि चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। क्या लिखा? चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। अब देखो कि चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद करनी है। सबसे पहले कि अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों का जो विपाटन होता है वो उल्टा होगा और कम होता है। उल्टा के मतलब उसमें Eg ऊपर था, T2G नीचे था, इसमें T2G ऊपर चला जाएगा और Eg नीचे आ जाएगा। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में जो विपाटन होगा वो उल्टा व कम होता है। इसका रीजन क्या होता है कि चतुष्फलकीय संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य से आते हैं, अक्षों के मध्य के अनुदेश आते हैं, जिसके कारण जो DXY, DYZ और DZX उनके रास्ते में आएंगे, उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। इस कारण से वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं और EG वाले DX² Y² और DZ² वो अक्ष पर होने से वो उनके रास्ते में नहीं आएंगे। प्रतिकर्षण कम होगा तो वो कम ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं। एक बात और, चतुष्फलकीय संकुलों में प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा टी विपाटन लेने से वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अष्टफलकीय संकुलों के लिए लिखा था हमने डेल्टा ओ, चतुष्फलकीय के लिए लिखेंगे डेल्टा टी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा टी का मान सदैव पी से क्या होता है? कम होता है। इस कारण से चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता। चलो इतनी बातें हैं, वो सब मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों के विपरीत या उल्टा, अष्टफलकीय संकुलों के उल्टा के विपरीत तथा कम होता है, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ओर लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं। बेटा ये बात पकड़नी है, चतुष्फलकीय में तो अक्षों के मध्य से लिगेंड आ रहे थे और अष्टफलकीयों में अक्ष से आ रहे थे। तो लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, जिससे DXY, DYZ तथा DZX कक्षक
लिगेंडों के पथ में आते हैं, जिससे ये अधिक प्रतिकर्षित होकर उच्च ऊर्जा वाले T2G उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक बनाते हैं, जबकि dx² तथा dz² कक्षक कम प्रतिकर्षित होने के कारण कम ऊर्जा वाले Eg कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार के समवृक्ष कक्षकों के विपाटन से T2G व Eg कक्षकों का बनना चतुष्फलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुष्फलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन कहलाता है। फिर महत्वपूर्ण लाइन याद क्या करनी है कि चतुष्फलकीय संकुलों में क्या लिख रहे हैं हम बेटा? चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा डेल्टा T लेस देन P होता है। इस कारण सदैव उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। इस कारण क्या उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। अब दो तीन बातें चलो, इसका भी एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा कि जो बातें मैं बता रहा हूँ, सबसे विशेष बात आपको याद क्या करनी थी कि चतुष्फलकीय संकुलों को में जो D कक्षकों का विपाटन होता है, किसका? चतुष्फलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों के विपरीत अर्थात उल्टा व कम होता है। उल्टा कैसे हुआ? अष्टफलकीयों में Eg ऊपर T2G नीचे, इसमें जस्ट उल्टा T2G ऊपर Eg नीचे और विपाटन भी कम होता है। इसका कारण क्या था कि चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड है वो अक्षों के मध्य आते, जिसके कारण ये जो तीन कक्षक है वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और ये उच्च ऊर्जा वाले कौन से कक्षक का निर्माण करते हैं? T2G कक्षक का निर्माण करते हैं। जबकि dx² और dz² कक्षक कम प्रतिकर्षित होंगे, जिससे कौन से कक्षक कम प्रतिकर्षित होंगे? कम ऊर्जा वाले Eg कक्षक बनाते हैं। और सबसे विशेष बात, चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा डेल्टा T लेस देन P होता है। मतलब डेल्टा T विपाटन एनर्जी होगी चतुष्फलकीय संकुलों में वो कम होती है P की तुलना में। इस कारण से सदैव कौन से संकुल का निर्माण होगा? उच्च चक्रण संकुल का निर्माण। इस कारण सदैव उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। कभी कभार लिखते समय बेटा शब्द से जल्दीबाजी में लिख देते, ध्यान रखिए। उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका एक सिंपल सा जो डायग्राम है वो और बना लेते हैं, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक शब्द और चेंज कर लेना कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ओर, क्या लिखेंगे? आयन की
और लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, आयन की ओर लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं। अब जो बेटा आगे बात करें, इसका जो डायग्राम है वो आप कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले वही बात है कि डी में कितने कक्षक, 1 2 3 4 और 5। कितने कक्षक है? 5। माना लिगेंड की उपस्थिति में इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा कितनी है, इतनी मान ली, इनको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दे 5। अब जब इनकी ओर लिगेंड आएगा तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड होंगे? 2 में। लेकिन चतुष्फल के संकुलों में याद करना था कि 3 तो कहाँ जाएंगे? ऊपर, और 2 कहाँ आएंगे आपके? दो कहाँ आएंगे? ऊपर। अब देखो इसको तो नाम दे दिया T2G और इसको नाम दिया गया है EG। अब समझना यहाँ पे सबसे पहले डी कक्षक है, कितने होते? 5 है। पांचों के नाम क्या था? इसके नाम ये लिख दो आपके कि DXY, DYZ, DZX, DX², Y² और DZ²। तो ये क्या है? मुक्त आयन है। यहाँ पर आप कि मुक्त धातु आयन में डी कक्षक। क्या लिखा है? मुक्त धातु आयन में डी कक्षक। और यहाँ आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो लिख सकते हो कि लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, ऊपर वाले बन गए T2G, नीचे वाले बन गए EG। इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा टी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से। और डेल्टा टी ये बीच का इनका क्या है? मिड पॉइंट है। और ये 1 डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 0.4 डेल्टा टी और नीचे हो जाएगा 0.6 डेल्टा टी। ठीक है। और ये आपने पढ़ लिए डेल्टा टी होता है वो 10 DQ के बराबर आपका हो जाएगा। तो एक डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक डेल्टा टी बराबर 10 DQ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका एक डायग्राम था, कोई विशेष बात नहीं, आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना ही है। अष्टफल के संकुलों में ये नीचे था और वो ऊपर था, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो नीचे हेडिंग के रूप में क्या लिख सकते हो कि चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। एक क्वेश्चन और प्रश्न आता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध। तो डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा ओ। एक लाइन में लिखते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन अच्छा पुटअप हो जाता है और पूछ लिया जाता है। ये याद कर लेना कि डेल्टा टी तथा डेल्टा ओ में संबंध। तो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध क्या होता है कि डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा ओ। कैसे लिख दो यहाँ पे? डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है। डेल्टा टी बराबर क्या होता है? 4/9 डेल्टा ओ होता है। ये आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ ली है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया आज कि शुरुआत में हमने अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को रिपीट किया था, फिर स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद 2 ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा के बारे में हमने अध्ययन किया था। और फिर सबसे लास्ट में हमने स्टार्ट किया है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। इनसे रिलेटेड सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल की क्लास में इस चैप्टर के कुछ 3-4 बिंदु छोटे छोटे वो बच्चे उसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो उम्मीद करेंगे कल की क्लास में समाप्त हो जाए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।